बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। सेकेंड ईयर की फिजिक्स में हमारा चैप्टर नंबर 11 चल रहा था। इसका नाम है हीट। और लास्ट क्लास में इस चैप्टर का जो टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था वो था थर्मल एक्सपेंशन। हमने थर्मल एक्सपेंशन को मुकम्मल तौर पर समझ लिया कि ये थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है और रेलेवेंट इक्वेशंस भी ड्राइव कर ली। साथ साथ एक अहम तरीन इक्वेशन हमने ड्राइव की, बीटा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा। याद रखिएगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो डेरिवेशन है बीटा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब हमारी बात चल रही थी उसके बाद जी इस टॉपिक पर, गैस लॉस पर। इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे चुका हूँ। गैस लॉस क्या है जी? ये जो आपकी गैसेस होती हैं, आपने पढ़ा है कि जी मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सो ये जो गैस होती हैं इनकी 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। एक को हम कहते हैं वॉल्यूम, एक को हम कहते हैं प्रेशर और एक को हम कहते हैं टेम्परेचर। ये तीनों एक दूसरे से इंतहाई लिंक होती हैं, इंतहाई दर्जे तक लिंक होती हैं कि अगर आपने वॉल्यूम को तब्दील किया गैस के तो उसके प्रेशर पे भी इफेक्ट पड़ेगा और उसके टेम्परेचर पे भी इफेक्ट पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप प्रेशर को अप एंड डाउन करते हैं तो उसका वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों मुतासिर होते हैं। तो ये इतनी आपस में लिंक होती हैं, ये गैस का वॉल्यूम, प्रेशर और जो टेम्परेचर है ये एक दूसरे से आपस में काफ़ी लिंक है। तो मुख्तलिफ साइंटिस्ट थे जी, मुख्तलिफ पीरियड्स के अंदर मुख्तलिफ साइंटिस्ट गुजरे हैं जिन्होंने गैस की एक प्रॉपर्टी को दूसरे प्रॉपर्टी से क्या लिंक होता है ये स्टडी किया है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब वो कैसे स्टडी कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, आप जो है वो प्रेशर और वॉल्यूम में लिंक देखना चाह रहे हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम में क्या लिंक है, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी आप कैसे स्टडी करेंगे, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर भी चेंज होगा। अगर आप वॉल्यूम को प्रेशर को लिंक को देखना चाह रहे हो तो यहाँ तो टेम्परेचर भी इफेक्ट डाल सकता है। सो क्या किया जाता था जी? टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाता था। कांस्टेंट का मतलब हो गया कि अब ये चेंज नहीं हो रहा, ये फिक्स हो गया। सो अब अगर आप वॉल्यूम को चेंज करेंगे तो उसका सारा इफेक्ट प्रेशर पर जाएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं जाएगा। सो ये तरीका होता था जी स्टडी करने का, कि अगर आपने गैस की एक प्रॉपर्टी को दूसरी प्रॉपर्टी से स्टडी करना है तो आप तीसरी प्रॉपर्टी को क्या बना दें? कांस्टेंट बना दें, ताकि अगर अब आप एक प्रॉपर्टी में कोई चेंज करें तो उसका सारा इफेक्ट दूसरी प्रॉपर्टी पे जाएगा, तीसरी प्रॉपर्टी जो है उस पर नहीं जाएगा, वो तो फिक्स है। सो मुख्तलिफ साइंटिस्ट गुजरे हैं जी जिन्होंने इन तीनों प्रॉपर्टीज के दरमियान आपस में लिंक्स देखे और काफ़ी यानी कि उन्होंने जो लिंक्स देखे, जो रिलेशनशिप देखी दो क्वांटिटीज के दरमियान, उनको लॉज की सूरत में पेश किया। सो वो जो तमाम लॉज हैं उन तमाम लॉज को हम कंबाइन करते कहते हैं कि वो गैस लॉज है। सो हमारे पास काफ़ी गैस लॉज हैं लेकिन हमने उसमें से सिर्फ 3 को स्टडी करना है, एक बोयल्स लॉ, एक चार्ल्स लॉ और एक एवोगाड्रोस लॉ। सिर्फ इन 3 को हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बोयल्स लॉ की। बोयल्स लॉ, इस लॉ को जो पेश किया था वो एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट बोयल। इन्होंने पेश किया था, इन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा हुआ बोयल्स लॉ। रॉबर्ट बोयल ने क्या किया जी? इन 3 में से टेम्परेचर को कर दिया कांस्टेंट। टेम्परेचर इज कांस्टेंट। रॉबर्ट बोयल्स ने टेम्परेचर को, गैस के टेम्परेचर को फिक्स कर दिया, अब वो चेंज नहीं हो रहा। सो इन्होंने जब टेम्परेचर को फिक्स किया सो वो वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशनशिप स्टडी करना चाह रहे थे। ठीक है। सो टेम्परेचर कांस्टेंट करके रॉबर्ट बोयल क्या चाह रहे हैं जी? वो वॉल्यूम और प्रेशर को स्टडी करना चाह रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया? सपोज करें जी ये एक बीकर है, इन्होंने एक बीकर लिया और उसके अंदर एक गैस रख दी। अब ये गैस जितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ये हो जाएगा गैस का वॉल्यूम, इसको हम कह लेते हैं V1, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस। ऊपर इन्होंने इस जो ये जो है सिलेंडर टाइप का कंटेनर है, जिसके ऊपर इन्होंने एक पिस्टन लगाया हुआ है, ऐसे एक पिस्टन लगाया हुआ है, दैट इज अ पिस्टन। अब पिस्टन क्या होता है जी? ये एक इंस्ट्रूमेंट कह लें आप, जिसकी मदद से आप फोर्स लगाते हैं, गैस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। अगर आप पिस्टन को ऐसे नीचे की तरफ दबाएंगे तो जाहिर बात है आप यहाँ फिर अब गैस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। सो हम पिस्टन को दबा कर गैस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, पिस्टन को रिलीज करके ऊपर की तरफ मूव करके हम जो है वो फोर्स कम करते हैं। और हम जानते हैं जी कि फोर्स अगर यूनिट एरिया पर लगती है तो उसको आप प्रेशर कहते हैं।
फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो आप यूं भी कह सकते हैं कि पिस्टन की मदद से हम प्रेशर अप्लाई करते हैं एक गैस पर। ठीक है, अगर आप पिस्टन को नीचे की तरफ दबाएंगे तो आपने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, और अगर आप पिस्टन को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे तो प्रेशर आपने डिक्रीज कर दिया। ठीक है, सो एक कंटेनर लिया गया, उसके अंदर एक गैस भर दी और ऊपर एक पिस्टन अप्लाई कर दिया गया। अब ये आपके पास गैस जितनी स्पेस घेर रहा है ये हो गया वॉल्यूम 1, और पिस्टन पर आपने जितनी प्रेशर लगाया हुआ है उसको आप कहोगे प्रेशर 1। ठीक है, पिस्टन के जरिए प्रेशर अप्लाई करते हैं। अब वो क्या करते हैं जी, वो पिस्टन पर जो प्रेशर लग रहा है, पिस्टन पर पहले वो फोर्स बढ़ाएंगे जिससे प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, पिस्टन पर प्रेशर इंक्रीज कर दिया। अब मैंने आपको बताया है कि अगर आपने प्रेशर इंक्रीज करना होता है तो आप पिस्टन को नीचे लेके जाएंगे, और अगर आपने प्रेशर डिक्रीज करना है तो आप पिस्टन को ऊपर लेके जाएंगे। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पिस्टन को नीचे की तरफ मूव कर दिया, सो दैट प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो गया है। ठीक है जी, ये देखें पिस्टन नीचे की तरफ मूव करने से क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है। सो इन्होंने क्या किया, प्रेशर जो है वो इन्होंने इंक्रीज कर दिया। अब आप देखें जी क्या हुआ है जी, वॉल्यूम, वॉल्यूम देखें क्या हो गया, अब आपकी गैस जो है वो कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम यानी V2 जो है वो क्या हो गया, वो डिक्रीज हो गया है। यहाँ से आपको पता चलता है कि प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, और प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। देखो ना, यहाँ से इस स्टेज से अब आप प्रेशर डिक्रीज करें, अब पिस्टन पे प्रेशर डिक्रीज कैसे किया जाएगा, पिस्टन को ऊपर लेकर। अब जब आप पिस्टन को ऊपर लेकर आएंगे, ऐसे लाएंगे, तो प्रेशर डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम देखें बढ़ जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। सो ये बोयल्स लॉ बन गया यहाँ कि जी वॉल्यूम एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, तो बोयल्स ने क्या किया, कंटेनर लिया, उसमें गैस रखी, उसके ऊपर पिस्टन लगाया। पिस्टन बहुत कॉमन यूज होगा, इसलिए पिस्टन को बड़े जहन में क्लियर रख लिएगा। पिस्टन एक डिवाइस है जिसके जरिए आप फोर्स लगाओगे। अब फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है वो प्रेशर होती है, तो हम यूं कहते हैं कि जी हम पिस्टन की मदद से प्रेशर अप्लाई करते हैं गैस पर। कैसे अप्लाई करेंगे, अगर हम पिस्टन को नीचे करेंगे तो हमने ये प्रेशर ज्यादा कर दिया, पिस्टन को ऊपर लेकर आएंगे तो ये हमने प्रेशर कम कर दिया। सो पिस्टन अगर मूव होता है नीचे की तरफ, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है तो प्रेशर डिक्रीज होता है। तो यहाँ देखें जी, अगर हमारे पास ये वॉल्यूम यहाँ पर कम है जी, सेकंड डायग्राम में वॉल्यूम कम है, फर्स्ट डायग्राम में वॉल्यूम जो है वो ज्यादा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, और आप देखें जी पिस्टन नीचे था ऊपर चला गया, यानी कि प्रेशर डिक्रीज हो गया। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिंक नजर आया। क्या नजर आया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, के वॉल्यूम जो है वो प्रेशर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसे लिखते हैं इसको मैथमेटिकली, V alpha 1/P, इट मीन्स के वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। बट ये याद रखिएगा, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इट इज द कंडीशन ऑफ द बोयल्स लॉ। सो बोयल्स लॉ क्या है कि जी इफ टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट देन वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यानी कि अगर एक गैस का टेम्परेचर फिक्स कर दिया जाता है तो फिर उस गैस का वॉल्यूम प्रेशर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो गैस की वजह, गैस का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, और अगर आप वॉल्यूम को कम करेंगे तो गैस का प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाएगा। सो दैट स्टेटमेंट इज बोयल्स लॉ। अब इस स्टेटमेंट की मदद से हम इक्वेशंस बनाते हैं। सो वी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो इक्वल आता है और कांस्टेंट आता है, डिवाइडेड बाय पी। इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालें हम तो PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये बोयल्स लॉ की पहली इक्वेशन होती है, PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। यानी कि अगर आप गैस के प्रेशर को वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करें, उसका प्रोडक्ट निकालें, तो K मतलब कांस्टेंट यानी एक फिक्स वैल्यू आती है। इट विल बी अ फिक्स नंबर फॉर अ सर्टेन गैस, किसी भी एक गैस का K जो है वो फिक्स होता है। तो अब अगर सपोज करें जी, यहाँ इस एग्जाम्पल में हमारे पास कंटेनर के अंदर फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो अब मैं पहली डायग्राम में P1 V1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का कांस्टेंट बनेगा। दूसरी डायग्राम में P2 V2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो भी कार्बन डाइऑक्साइड का वही कांस्टेंट बनेगा। यानी अगर आप एक गैस के प्रेशर वॉल्यूम को जब भी मल्टीप्लाई करें, इनिशियल स्टेज में मल्टीप्लाई करें, फाइनल स्टेज में मल्टीप्लाई करें, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो कांस्टेंट वैल्यू क्या है उसको तो हम ड्राइव नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो बड़ी कांस्टेंट पे चले जाएंगे, R पे। सो यहाँ से आपको एक और इक्वेशन मिल जाती है जी, क्या, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। मजीद आप कह सकते हो इक्वल्स टू P3 V3 इक्वल्स टू P4 V4।
यानी कि जब भी हम एक गैस के प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे एक फिक्स वैल्यू आएगी विच इज कॉल्ड के कांस्टेंट। सो ये दो स्टेटमेंट कहलाती हैं हमारे पास, ये दो इक्वेशंस हैं जी बोयल्स लॉ की। एक हो गई P1 PV इज इक्वल टू के, और एक P1 V1 इक्वल टू P2 V2। सो बोयल्स लॉ की स्टेटमेंट देख ली हमने, बोयल्स लॉ की डेमोन्स्ट्रेशन देख ली डायग्राम की मदद से, और हमने उसकी दो इक्वेशंस देख ली। अगर ग्राफ की बात करें तो हम अगर एक ग्राफ ड्रॉ करें प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान, एक्स एक्सिस पे हम प्रेशर रखें और वाई एक्सिस पे हम वॉल्यूम रखें, और हम इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस पर प्रेशर वॉल्यूम को मेजर करके ग्राफ बनाए, तो वो ऐसा बनता है। इस डायग्राम को हम कहते हैं हाइपरबोला। ये जो कर्व बन रहा है इसको आप कहते हो हाइपरबोला। तो ग्राफ जो बनता है वो हमेशा प्रेशर वॉल्यूम के दरमियान कैसा बनेगा, हाइपरबोला। और आप देख लें ग्राफ से साबित हो रहा है कि प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखें यहां से स्टार्ट करें, ए से लेके बी पॉइंट तक जरा देखें, प्रेशर ऐसे, ए से बी प्रेशर ऐसे मूव हुआ है यानी प्रेशर इंक्रीज हुआ है, लेकिन वॉल्यूम नीचे आ रहा है। वॉल्यूम नीचे आ रहा है इसका मतलब है वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो ग्राफ भी आपको ये बोल रहा है कि अगर हम ए से बी तक लेकर जाते हैं गैस को तो प्रेशर हम इंक्रीज हो रहा है कर रहा है, जबकि वॉल्यूम क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। सो इट इज ऑल्सो प्रूविंग दैट के वॉल्यूम और प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो ये हो गया बोयल्स लॉ। रॉबर्ट बोयल ने पेश किया था इस लॉ को। इस लॉ के मुताबिक अगर आप एक गैस के टेम्परेचर को फिक्स कर दें, अगर आप एक गैस के टेम्परेचर को फिक्स कर दें, कांस्टेंट कर दें, तो फिर बची दो चीजें, वॉल्यूम और प्रेशर। ले उस वक्त जो है अगर आप टेम्परेचर को फिक्स कर देते हैं तो फिर गैस का जो वॉल्यूम है वो प्रेशर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये मैंने उसको हम मैथमेटिकली लिखते हैं, पॉइंटर कहाँ गया, हाँ ये रहा, नजर नहीं आता, ये हम मैथमेटिकली उसको लिखते हैं जी V अल्फा 1/T। तो रॉबर्ट बोयल क्या कहते थे जी, टेम्परेचर कांस्टेंट है अगर गैस का तो वॉल्यूम प्रेशर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और इस लॉ की मदद से हमने एक ये इक्वेशन बनाई PV इज इक्वल टू के, और एक ये इक्वेशन बनाई P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ग्राफ ऑब्जर्व करें तो हाइपरबोला ग्राफ बनता है। ये हो गया जी पहला लॉ, गैस लॉ का पहला लॉ। उसके बाद दूसरा लॉ जो है हमारे पास गैस लॉ का, उसको हम कहते हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, ठीक है जी, ये हमारे पास सेकंड लॉ है जी गैस लॉज में। इसको पेश किया था जी एक साइंटिस्ट थे जैक्वस चार्ल्स, उन्होंने इसको पेश किया था और उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा हुआ है चार्ल्स लॉ। अब जैक्वस चार्ल्स ने क्या किया जी, जैक्वस चार्ल्स ने प्रेशर को किया कांस्टेंट, प्रेशर को, गैस का जो प्रेशर होता है उसको फिक्स कर दिया, और फिर अब जो दो क्वांटिटीज बची वॉल्यूम और टेम्परेचर, उनके दरमियान ताल्लुक देखा। प्रेशर को कांस्टेंट करने के बाद जब वॉल्यूम और टेम्परेचर को वो ऑब्जर्व करते हैं तो उनको लगता है, उनको महसूस होता है कि वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर आप एक गैस का टेम्परेचर बढ़ाओगे उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करोगे उसका वॉल्यूम कम होगा। आपको याद होगा पिछला टॉपिक क्या था हमारा, थर्मल एक्सपेंशन, उसमें वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्या थी, यही तो थी वो। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्या थी कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे वॉल्यूम डिक्रीज होगा। मैंने ये भी कहा था कि सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, तीनों में होता है। तो एक लिहाज से ये वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन हो रही है, ठीक है। सो चार्ल्स लॉ क्या है कि अगर आप एक गैस के टेम्परेचर को फिक्स कर दें तो उसका वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर से डायरेक्टली लिंक होता है, ठीक है जी। यानी अगर आपके पास ये एक कंटेनर है और आपने इसमें ये गैस यहाँ तक भर रखी है, ये गैस यहाँ तक है, ये इसका करंट वॉल्यूम है V1 और इसका टेम्परेचर है T1। अब आप इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करें, आप इसका टेम्परेचर बढ़ा दें और बढ़ा के आपने कर दिया T2, तो इस गैस का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा और अब इसका वॉल्यूम हो जाएगा V2। इसका रीजन भी हमने थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ा था कि जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो मैंने इनके अंदर एनर्जी ऐड कर दी, इनके जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं मैंने उनके अंदर एनर्जी ऐड कर दी, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। अब जब इंटरनल एनर्जी बढ़ती है तो मॉलिक्यूल्स ज्यादा वाइब्रेट करने लग जाएंगे, और जब ज्यादा वाइब्रेट करेंगे तो फिर अपने बराबर वाले मॉलिक्यूल से टकरा टकरा के एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, जिससे हमारे गैस का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। सो इसके पीछे रीजन तो है, हम थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ चुके हैं। सो ये है चार्ल्स लॉ कि अगर आप एक गैस के प्रेशर को कांस्टेंट कर दें तो फिर उसका वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
अब अगर हम इससे इक्वेशंस बनाएं तो ये इक्वेशन होगी जी वी एल्फा यानी प्रोपोर्शनलिटी हटा देते हैं तो इक्वल और कांस्टेंट आ जाता है, और टेम्परेचर कांस्टेंट की वैल्यू निकालें तो K इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय T। ये पहली इक्वेशन है आपके पास चार्ल्स लॉ की कि जी V डिवाइडेड बाय T जो होता है वो कांस्टेंट होता है। अगर आप गैस के वॉल्यूम को डिवाइड कर दें टेम्परेचर से तो फिर एक फिक्स नंबर आता है, एक कांस्टेंट आएगा। भले आप V1 को डिवाइड करें T1 से तब भी वो नंबर फिक्स आएगा जी K, और अगर आप V2 को डिवाइड करेंगे T2 से तब भी वही K आएगा। एक गैस के कभी भी किसी भी स्टेज पर अगर आप उसके वॉल्यूम को टेम्परेचर से डिवाइड करते हैं एक फिक्स नंबर आता है कांस्टेंट। तो यहां से फिर आपकी दूसरी इक्वेशन बन जाती है क्या, V1 डिवाइडेड बाय T1 ऑलवेज इक्वल्स टू V2 डिवाइडेड बाय T2। ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई चार्ल्स लॉ की। तो ये तो स्टेटमेंट था चार्ल्स लॉ का कि जी प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं, सॉरी वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट कर दें। ये चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट है। और दो इक्वेशंस क्या है, पहली है जी कि वॉल्यूम को टाइम से हम डिवाइड करते हैं तो कांस्टेंट आता है, और दूसरा V1 डिवाइडेड बाय T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। अब अगर हम इसके ग्राफ पर बात करें तो ये हम एक ग्राफ बनाते हैं जी, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। x एक्सिस पे आप टेम्परेचर रखें, y एक्सिस पे आप वॉल्यूम रखें। तो जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ जो है इसका एक स्ट्रेट लाइन में आएगा ऐसे। इसका ग्राफ कैसा आएगा जी, स्ट्रेट लाइन में आएगा ग्राफ। स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, देख ले जी वही आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखिए जी ये A पॉइंट है, ठीक है जी, और ये B पॉइंट है। अब जरा A से B देखें, A से B टेम्परेचर ऐसे हो रहा है जी, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम को देखें जी, वॉल्यूम ऊपर जा रहा है यानी कि वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। अगर आप A से B मूव करते हैं तो आप ग्राफ में टेम्परेचर देखें क्या हो रहा है, आप आगे की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम को देखें तो आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब है वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये दोनों इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, अब यहाँ एक और मजेदार बात आती है, यहाँ चार्ल्स लॉ तो खत्म हो गया, अब यहाँ एक और कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है जी यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो का। वो क्या है, अगर हम इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पर इस पॉइंट पर टेम्परेचर है जी जीरो, है ना। ग्राफ का ये जो पॉइंट होता है जिसको आप ओरिजिन कहते हो, यहाँ दोनों एक्सिस जीरो हो जाती है। सो अगर हम जीरो पॉइंट पर देखें टेम्परेचर जब 0 डिग्री हो जाता है तो फिर हमारे पास गैस का तब भी कोई ना कोई वॉल्यूम है। देखें यहाँ पे कोई ना कोई गैस का वॉल्यूम है। तो जब टेम्परेचर 0 कर देंगे तब भी गैस का कोई ना कोई वॉल्यूम होगा। नजर आ रहा है ग्राफ में, वॉल्यूम 0 कब होता है, जब ऐसे ग्राफ बनता, ये टेम्परेचर ये वॉल्यूम, और अगर आपकी लाइन ऐसे आ रही होती ना, यूं आती, तो आप कहते जी कि ये यहाँ पर इस पॉइंट पर A पॉइंट पर आपका वॉल्यूम भी 0 टेम्परेचर भी 0। लेकिन ग्राफ ऐसा तो नहीं बना, ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा, ठीक है जी। सो हम क्या देखते हैं जी, ओरिजिन पर जहां टेम्परेचर 0 है गैस का अब भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, यहाँ कुछ ना कुछ रीडिंग रखी हुई होगी, सपोज करें 5 तो 5 वॉल्यूम। सो टेम्परेचर अगर हम 0 कर दें ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तब भी गैस का जो है कोई ना कोई वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम प्रेजेंट। अब यहां से अगर हम ग्राफ को पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, ऐसे वर्चुअल एक्सटेंड करें, तो अब ये y एक्सिस जरा पूरी कर लेते हैं x एक्सिस को। तो अगर हम वर्चुअल एक्सटेंड करें इस पॉइंट पर जाके, C पॉइंट पर जाके, आप देख रहे हैं अब वॉल्यूम जो है वो 0 हो गया, क्योंकि अब यहाँ पे y एक्सिस खत्म हो गई C पॉइंट पर। तो अगर हम टेम्परेचर वॉल्यूम के ग्राफ को देखते हैं तो हमें नजर आता है कि टेम्परेचर जब 0 होता है तो भी गैस का कोई ना कोई वॉल्यूम है। और अगर हम बढ़ा दें इस लाइन को मजीद तो फिर हमें नजर आता है कि एक पॉइंट पर आकर गैस का वॉल्यूम खत्म हो जाता है, 0 हो जाता है। अब यहाँ अगर आप टेम्परेचर देखोगे, यहाँ टेम्परेचर होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप प्रॉपर ग्राफ बनाए ना सही रीडिंग्स के साथ, तो फिर ये जो वॉल्यूम, ये लाइन जहां पर वॉल्यूम 0 है तो टेम्परेचर एक्सिस पे क्या होगा, -273, यानी कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको अगर हम केल्विन में लिखें तो ये हो जाएगा 0 केल्विन। अगर आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करें तो आपको पता है जी 273 ऐड हो जाता है, तो +273 -273 0 हो जाएगा। तो ये ग्राफ के मुताबिक -273 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 0 केल्विन पर आकर गैस हैज नो वॉल्यूम, गैस का कोई वॉल्यूम नहीं होता। और वॉल्यूम नहीं होने का मतलब क्या है,
यानी एक चीज जगह घेर ही नहीं रही है, यानी वो गायब हो गई। नो वॉल्यूम का मतलब क्या है, कोई जगह ही नहीं घेर रही वो, नो स्पेस इज ऑक्यूपाइड। इसका मतलब है गैस एक डिसअपियर, वॉल्यूम ही नहीं है, गैस डिसअपियर, वो एनर्जी टाइप की बन गई। तो ये जो टेम्परेचर होता है ना, जहां पे गैस का वॉल्यूम खत्म हो जाता है, जहां पर गैस का वॉल्यूम नहीं रहता, ये जो 0 केल्विन है या ये जो -273 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस टेम्परेचर को हम कहते हैं एब्सोलूट जीरो। एब्सोलूट जीरो। सो एब्सोलूट जीरो क्या है जी, वो टेम्परेचर जिसमें गैस का जो वॉल्यूम होता है वो खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है, भले कोई सी भी गैस हो। अगर ये ग्राफ आप कार्बन डाइऑक्साइड का बनाए तब भी यही मामला होगा, ऑक्सीजन का बनाए तब भी यही मामला होगा कि -273 पे आके वॉल्यूम खत्म हो जाएगा। सो -273 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 0 केल्विन, ये ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें गैस का जो वॉल्यूम है वो खत्म हो जाता है। इस टेम्परेचर को हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। ये हमारी कायनात का सबसे कम तरीन टेम्परेचर है, यानी ये टेम्परेचर की मिनिमम लिमिट है। आपको याद है 1000 बार मैंने बोला है कि जो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁻⁸ तो इसके बारे में कहा जाता है ये कायनात की स्पीड की हद है, यानी कायनात की कोई भी चीज इस स्पीड से ज्यादा बन ही नहीं सकती। इसी तरीके से टेम्परेचर की लोअर लिमिट इस एब्सोल्यूट जीरो को कहा जाता है। यानी कहा जाता है कि टेम्परेचर कम करते जाए तो आखिरी हद क्या है, एब्सोल्यूट जीरो। इससे इसके नीचे आप मजीद टेम्परेचर नहीं कर सकते। यानी -274 इम्पॉसिबल है कायनात में, -275 इम्पॉसिबल है, ये आपके टेम्परेचर की लोअर लिमिट है। वजह भी बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम जीरो हो गया। अब अगर मैं मजीद टेम्परेचर कम कर दूंगा तो वॉल्यूम नेगेटिव में जा रहा है, और नेगेटिव वॉल्यूम तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। पॉजिटिव वॉल्यूम का मतलब है कुछ जगह घेरी भी है, जीरो वॉल्यूम का मतलब है कुछ जगह यानी गायब, अब जगह घेरी भी नहीं है। नेगेटिव वॉल्यूम का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, वॉल्यूम कभी नेगेटिव में हो ही नहीं सकता। यानी कि जगह घेरी हुई है, क्या आप उसको जगह दोगे, नहीं होता, नेगेटिव वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो चूंकि अगर हम 273 से नीचे जाएंगे, मजीद कम करें अगर टेम्परेचर, तो वॉल्यूम नेगेटिव हो जाता है, और नेगेटिव वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट नहीं होता। सो इसलिए कहा जाता है कि ये जो एब्सोल्यूट जीरो है ये आपकी मिनिमम लिमिट है, टेम्परेचर की मिनिमम लिमिट। कायनात में इससे कम टेम्परेचर नामुमकिन है। वैसे ये भी बता दूं, आज तक आपने इस टेम्परेचर की भी कोई लोकेशन नहीं ढूंढी, यानी कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर ये हो, ये भी नहीं मिल पाया। कायनात में जो हद से कम टेम्परेचर हमें एक स्पेस में किसी पॉइंट पर मिलता है तो वो -240 या 230 के करीब है। उससे नीचे भी हम टेम्परेचर नहीं देख पाए, लेकिन थ्योरेटिकली ये लिमिट है, इससे नीचे नहीं आ सकता। तो इस टेम्परेचर को हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। यहाँ पे केल्विन स्केल भी खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसके नीचे तो केल्विन स्केल भी नहीं है, केल्विन माइनस में नहीं आता कभी। केल्विन में हमेशा रीडिंग्स प्लस होंगी, या बहुत तीर मान ले तो जीरो। केल्विन का रीडिंग माइनस में नहीं आती। आपको देखो सेंटीग्रेड माइनस में नजर आएगा, फ़ारेनहाइट माइनस में नजर आएगा, केल्विन कभी माइनस में नहीं आता, तो वो है ही नहीं। सही है, तो यहाँ एक ये नई चीज, एक नया कॉन्सेप्ट में मिलता है आपको एब्सोल्यूट जीरो का। एब्सोल्यूट जीरो क्या है, एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें वॉल्यूम गैस का जो है वो जीरो हो जाता है, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। ये क्या है, 0 केल्विन या -273। और ये हमारे पास कायनात में टेम्परेचर की आखिरी हद है, नीचे की माइनस की हद है। इससे नीचे का टेम्परेचर मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि फिर वॉल्यूम नेगेटिव में चला जाएगा। सो ये हो गया जी चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या है, जैक्वस चार्ल्स का एक लॉ है। इसके मुताबिक अगर हम एक गैस के प्रेशर को कांस्टेंट कर दें तो फिर उस गैस का वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। दो इक्वेशंस हमको मिली और स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ रहा है इसका। ऊपर बोयल्स लॉ में हाइपरबोला आया था, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ रहा है। अब तीसरा लॉ आता है जी हमारे पास। तीसरा लॉ है, इसको हम कहते हैं एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ, ये वही एवोगाड्रो साहब है जी, ये एवोगाड्रो ने पेश किया हुआ इस लॉ को। और ये वही एवोगाड्रो लॉ है जिन्होंने बड़ी मशहूर जमाना एक बात आपको बताई भी है जी, कि किसी भी चीज का अगर हम एक मोल ले लें तो इस पे 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसको आप कहते हो एवोगाड्रो नंबर। याद है ना, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो किसी भी चीज का एक मोल ले लो, चाहे सॉलिड, चाहे लिक्विड, चाहे गैस, उसके अंदर एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी होती है, ये फिक्स है, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23।
इनको मोल वगैरह पे इन्होंने बहुत काम किया है, मोल्स वगैरह पे। सो इन्होंने एक लॉ पेश किया है जी, क्या कि जी वॉल्यूम जो होता है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल से। ये एक लॉ है, बड़ा कॉमन सा लॉ है। मिसाल के तौर पे ये एक बीकर है, ये क्या है जी, एक बीकर है। अब सपोज करें जी इसके अंदर मेरे पास ये एक गैस है, इसका वॉल्यूम ले लेता हूँ मैं V1। और सपोज करें मेरे पास इस गैस के मोल्स कितने हैं जी, 1 मोल से। एक मोल गैस ली मैंने जिसने इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है। अब एक मोल में कितने एटम्स होते हैं जी, कोई आपके पास एवोगाड्रो नंबर 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। अब मैं क्या करता हूँ जी, मैं दूसरी तरफ इसी गैस के 2 मोल्स ले लेता हूँ। कितने मोल्स ले लेता हूँ, 2 मोल्स ले लेता हूँ। तो अब 2 मोल्स में एटम्स की तादाद जो है वो कितनी होगी जी, अब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12.04 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, ऑब्जर्वेशन है जी कॉमन सी, अगर हमारे पास 6.02 इतने एटम्स ने इतनी जगह घेरी हुई है, तो अगर मैंने एटम्स को डबल कर दिया तो अब हमारे पास जो है वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा, डबल जगह घेरेंगे। एक बंदा बस के अंदर एक सीट घेरता है, 2 बंदे 2 सीट घेरेंगे, वो वाली बात। तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम देख लो आप बढ़ रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। केमिस्ट्री में आपको ये लिंक भी देता है, ये हम यहाँ तो नहीं पढ़ते, वैसे केमिस्ट्री में पढ़ते, मैं बता देता हूँ आपको। वो एवोगाड्रो आपको ये भी कहता था कि जी एक मोल के अंदर जो है, 1 मोल के अंदर कितना वॉल्यूम होता है, 22.4 Tm³। वो ये भी बताता था आपको कि एक मोल के अंदर, वो 2 बातें बता रहा है आपको। एक तो ये कि एक मोल के अंदर इतने एटम्स होते हैं, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। और वो ये भी बताता है कि एक मोल जो है फिर वो कितना वॉल्यूम घेर रहा है, 22.4। अब आप मोल बढ़ा दें जी, 2n कर दें, तो अब क्या होगा जी, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा, 44.8। तो देख रहे हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो क्या लिंक निकला जी, ये आपके पास एवोगाड्रो लॉ है कि जो वॉल्यूम होता है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल से। तो ये 3 गैस लॉ हो गए, बोयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ, ठीक है। तो अब हम आते हैं जनरल गैस इक्वेशन की तरफ, थोड़ा इसको नीचे करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। अब हम आते हैं जी, 3 लॉस तो हमने पढ़ लिए, अब हम आते हैं जी जनरल गैस इक्वेशन। क्या होती है ये इक्वेशन, और इसको फिर ड्राइव करेंगे। पहली बात है जनरल गैस इक्वेशन है क्या, इस पर बात करते हैं। देखिए हमने अभी बोयल्स लॉ पढ़ा, और बोयल्स लॉ से हमें ये इक्वेशन मिली, PV=K। फिर हमने चार्ल्स लॉ पढ़ा, और चार्ल्स लॉ से हमें ये इक्वेशन मिली कि वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम इज टाइम कह रहा हूँ, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। और फिर हमने जो है वो एवोगाड्रो लॉ में पढ़ा, उससे हमें जो है वो ये इक्वेशन मिली थी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। इसकी तो हमने इक्वेशन भी नहीं बनाई, क्योंकि वो तो फिक्स है जी। हाँ, सो अब ये आप तीनों, आप ये 3 आपके पास इक्वेशंस आ गई थी, 1, 2 और ये 3। लेकिन हमारे पास, अब देखिए ना, हमारे पास एक गैस की 3 मेजर चीजें होती हैं, वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर। चौथी चीज भी लगा लें, मोल्स। 4 चीजें हैं जी, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर और मोल। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें ये चारों चीजें आ रही हो, वो अब भी मेरे पास मिसिंग है। एक ऐसी जनरल सी इक्वेशन जिसमें गैस की ये चारों मेजर चीजें आ जाए, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें गैस की चारों चीजें आ जाए, वो मेरे पास मिसिंग है। देखें आप पहली इक्वेशन को देखें तो इसमें टेम्परेचर नहीं है, मोल्स नहीं है। अगर आप दूसरी इक्वेशन को देखें तो इसमें प्रेशर नहीं है, मोल्स नहीं है। और अगर आप तीसरी इक्वेशन को देखें तो इसमें प्रेशर और टेम्परेचर नहीं है। सो मेरे पास इक्वेशन जरूर है, लेकिन मेरे पास एक जनरल सी इक्वेशन नहीं है। एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर गैस का वॉल्यूम भी आ जाए, प्रेशर भी आ जाए, टेम्परेचर भी आ जाए और मोल भी आ जाए। सो ऐसी इक्वेशन को जिसके अंदर हमारे पास गैस की तमाम मेजर प्रॉपर्टी शामिल हो, उसका वॉल्यूम भी, प्रेशर भी, टेम्परेचर भी, मोल्स भी, उस इक्वेशन को हम कहते हैं जनरल गैस इक्वेशन। क्या है जी वो, मैं आपको पहले लिख देता हूँ, फिर मैं आपको ड्राइव कराऊंगा। PV=nRT। अब देखें ये एक जनरल इक्वेशन है, PV=nRT, ये एक जनरल इक्वेशन है। इसमें देखिए प्रेशर भी आ गया, वॉल्यूम भी आ गया, नंबर ऑफ मोल्स भी आ गए और टेम्परेचर भी आ गया, आ गए ना चारों चीजें। तो ये कहलाती है जनरल गैस इक्वेशन। एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर गैस की चारों मेजर प्रॉपर्टीज होती है, वॉल्यूम भी, प्रेशर भी, टेम्परेचर भी, मोल्स भी, इवन के मास भी है इसके अंदर, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। तो ये जनरल, ये इक्वेशन जरूर है, लेकिन ये जनरल इक्वेशन नहीं है इनमें से कोई। जनरल इक्वेशन ये है जिसके अंदर गैस की तमाम चीजें आ जाए।
ठीक है ना। अब आप रिपोर्ट कार्ड होती है तो वो एक जनरल रिपोर्ट कार्ड है, सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स होते हैं। ये हमारी जनरल इक्वेशन है, इसमें हर चीज शामिल है। सो अब इस इक्वेशन को बनाते हैं जी। अकॉर्डिंग टू बोयल्स लॉ, वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, ये तो बोयल्स लॉ था। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। एंड अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ये तीन लॉज हैं। अब तीनों लॉज को हम कंबाइन करें, इन तीनों इक्वेशंस को, इन तीनों स्टेटमेंट को, ये वन हो गया, ये दूसरी स्टेटमेंट है, ये तीसरी। तीनों लॉ को अगर मैं कंबाइन करूं तो ऐसा बनेगा, वी एल्फा एन टी डिवाइडेड बाय पी। ठीक है ना। एन और टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे तो इसलिए ऊपर है, और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल था तो इसलिए देख लें नीचे है। ठीक है। अब हम यहाँ पर कांस्टेंट लाते हैं जी, इक्वल्स टू। अब यहाँ पर जो हम कांस्टेंट लाएंगे वो आर कहलाता है। इसका नाम क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दिया। सबसे पहले तो आपने ये तीनों लॉस को कंबाइन किया। ये हो गया आपके पास बोयल्स लॉ, ये हो गया आपके पास चार्ल्स लॉ, ये आपके पास हो गया एवोगाड्रोस लॉ। तीनों लॉस को कंबाइन किया आपने, कंबाइन किया तो ये शक्ल आ गई जी, वी एल्फा एन टी अपॉन पी। और अब आप प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो इक्वल्स का साइन और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। बाकी आप चीजें लिखे जी, एन टी डिवाइडेड बाय पी। अब पी डिवाइड हो रहा है, इसको वॉल्यूम के पास लेकर जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। अब ये नहीं बोलिएगा कि आर एन टी लिखा हुआ है, ये मैंने एन आर टी क्यों लिखा हुआ है, एक ही बात होती है। ये आ गई जनरल गैस इक्वेशन, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। अब देखें इसमें प्रेशर भी आ रहा है, वॉल्यूम भी आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स भी आ रहे हैं, टेम्परेचर भी आ रहा है। अगर आप मास शामिल करना चाह रहे हैं तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो ये डाल दें, ये डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल्स की जगह आ जाएगा मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, और फिर ये आर और ये टेम्परेचर। अब देखें इसमें मास भी आ गया। ठीक है, तो ये हो गई ना जनरल इक्वेशन। सो दैट इक्वेशन इज कॉल्ड जनरल गैस इक्वेशन। अब इसके अंदर जो कांस्टेंट आया है आर, उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और ये दुनिया की तमाम गैसेस के लिए फिक्स है। चाहे आप जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हो, चाहे आप ऑक्सीजन की बात कर रहे हो, चाहे आप नाइट्रोजन की बात कर रहे हो, किसी भी गैस की, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, किसी भी गैस की बात कर रहे हो, किसी भी गैस पर अगर आप ये इक्वेशन लगाते हैं, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो आर की वैल्यू आपके लिए वो फिक्स होगी। क्या है जी वो, 8.321, और इसका यूनिट होता है जूल्स पर मोल केल्विन, ये इसका यूनिट होता है। तो ये आर जो है ये बिल्कुल वो जैसे जी की वैल्यू होती है ना, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में जी की वैल्यू है जी पूरी कायनात के लिए फिक्स, इसी तरह आर है। पूरी तमाम कायनात में जितनी भी गैसेस हैं सबके लिए आर की वैल्यू फिक्स होगी। 8.341 भी होती है, 321 भी होती है जूल्स पर मोल केल्विन। सो ये हो गया जनरल गैस लॉ, सॉरी जनरल गैस इक्वेशन। सो दैट इज आवर टुडेज टॉपिक। आज हमने देखा बोयल्स लॉ क्या है, चार्ल्स लॉ क्या है, वोगाड्रोस लॉ क्या है, और फिर तीनों लॉ को मिला के हमने एक जनरल गैस इक्वेशन बनाई थी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। रिमेंबर पी जो है यहाँ प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन मोल्स है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और टेम्परेचर है टी। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू याद रख लेगा 8.314 भी कहते हैं इसको अक्सर, मैं यहाँ दूसरी भी लिख देता हूँ, 8.314 भी लोग कहा करते हैं इसको, 8.321 भी कहते हैं। दोनों वैल्यूज में कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है। एंड आर का यूनिट जो है वो क्या है, जूल्स पर मोल केल्विन। सो दैट इज द टुडेज टॉपिक। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को देखना है, और वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, दैट इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब तक आपने इस चैप्टर में दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लिए जो अक्सर पेपर में आते हैं, तो इनकी जरा प्रैक्टिस कर लिएगा। एक वो जो बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा पढ़ा था ना हमने, पूरा थर्मल एक्सपेंशन वाला टॉपिक, उसमें थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन, उसकी दो टाइप्स, फिर लीनियर की जो इक्वेशंस हमने बनाई थी, वॉल्यूमेट्रिक की जो इक्वेशंस बनाई थी, और आखिर में बीटा इक्वल टू 3 अल्फा। एक तो वो डेरिवेशन बहुत जरूरी होती है, अक्सर आपके पेपर में आती है, और एक ये बोयल्स लॉ क्या होता है, चार्ल्स लॉ क्या होता है, एवोगाड्रो लॉ क्या होता है, जनरल गैस इक्वेशन की डेरिवेशन, उसकी डेफिनेशन, और आखिर में आर की वैल्यू। ये भी अक्सर आता रहता है। और याद रखिएगा आप जब भी लॉ लिखेंगे ना पेपरों में, यानी मिसाल है आपको बोयल्स लॉ लिखना है, तो आपको इंट्रो भी लिखना होगा कि जी ये रॉबर्ट बोयल ने दिया था।
आपको स्टेटमेंट भी लिखनी होगी कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। आपको इक्वेशंस बनानी भी होंगी दोनों, पी वी इज इक्वल टू के वाली भी और पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू भी, और आपको ग्राफ भी बताना होगा कि द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम वुड बी अ हाइपरबोला, और फिर वो ग्राफ बना के भी दिखाना है, ड्रॉ करना है। ये सब कुछ होगा गैस लॉज में। इसी तरह बोयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ में तो खाली स्टेटमेंट आएगी और फिर ये इक्वेशन ड्राइव। सो इन सब चीजों की प्रैक्टिस कर लिएगा। और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, वो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, और उससे फिर हम एक इक्वेशन ड्राइव करेंगे, वो आपके इस साल बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो वो जरा लंबी सी है, तो जाहिर है वो लंबी भी है, थोड़ी मुश्किल भी है, तो आप कोशिश करिएगा उससे पहले इन दोनों इक्वेशंस को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इन दोनों को प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपके लिए उस मुश्किल इक्वेशन को समझना आसान हो जाएगा।